हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। क्या कर रहे थे हम लोग? तो हम लोग इस ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग दिख रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, है ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ क्या करना है, तो हमको केल्विन को, टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो आई होप आपको मालूम हो, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला? है टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन -273। ठीक है, अगर सेल्सियस में आपको तापमान निकालना है तो आप केल्विन में टेम्परेचर लिखिए और उसमें से 273 को घटा दीजिए। जैसे इसमें हमारा वेरी फर्स्ट दिया हुआ है 293 केल्विन। तो अगर हमको निकालना है टेम्परेचर इन केल्विन, माफ कीजिए टेम्परेचर इन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, तो है 293, है ना, 293 -273। तो ये करेंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा विच इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा 2B है। बी इसका पार्ट जो है, बी में दिया हुआ है 470 केल्विन। तो हम लोग अगर टेम्परेचर को निकालना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग टेम्परेचर जो कि केल्विन में है उसमें से 273 घटा देंगे। तो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है 470, और अगर करेंगे 273, है ना, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो डिग्री सेल्सियस का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप ये तो कम से कम आप लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। अब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन कुछ नहीं होता है, ये होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस +273। ठीक है, यानी डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 जोड़ दोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे सबसे पहला दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमको टेम्परेचर निकालना है केल्विन में। अच्छा, ये डिग्री केल्विन नहीं होता, इसके ऊपर कभी ये बिंदु नहीं देंगे, गलत हो जाएगा, ये केवल केल्विन होता है। तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो हमारा है 25 डिग्री, है ना, प्लस 273 ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 298 केल्विन। तो यही 25 डिग्री को केल्विन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 298 केल्विन। वो है एक ही चीज, है ना, बस ऊपर डिग्री सेल्सियस में लिखा है, नीचे केल्विन में लिखा है। चलिए इसमें बी देखते हैं, 373 डिग्री सेल्सियस। अच्छा चलिए, तो हम जानते हैं अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना है तो सेल्सियस वाले तापमान को 273 से जोड़ देते हैं। सेल्सियस में दिया हुआ है 373, और अगर आप जोड़ेंगे 273 में तो 3 3 6 7 7 14, 646 केल्विन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट है। इसका ए देखते हैं। नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम, है ना, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, है ना। तो नेप्थलीन जो बॉल होते हैं वो, है ना, ये गायब हो जाते हैं बिना कोई सॉलिड छोड़े, है ना, बिना कोई वहां पे रेसिड्यू छोड़े, बिना कोई वहां पे प्रूफ छोड़े वो गायब हो जाते हैं। आप यहां रखेंगे प्लेट में नेप्थलीन बॉल, और वो कुछ समय, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, जैसा भी बाहर का एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो उस हिसाब से वो गायब हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि रीजन दीजिए। तो क्या आप लोग सब्लिमेशन के बारे में पढ़े हैं बच्चों? तो जो नेप्थलीन की बॉल्स होती हैं
वो डायरेक्ट, अब बॉल है इसका मतलब सॉलिड है, उसका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है ना। तो वो जो सॉलिड है नैप्थलीन बॉल, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है ना, उसमें सब्लिमेशन हो जाता है। वो पहले मेल्ट करके लिक्विड फिर गैस नहीं बनता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो गायब हो जाता है। तो यहां उत्तर लिखेंगे हम लोग, चलिए बड़ा कर लेते हैं। नैप्थलीन balls disappear because they undergo process of sublimation। वो बॉल सब्लिमेशन की प्रक्रिया से होके गुजरती हैं and they finally change into gaseous, change into their gaseous form, change into their gaseous form। कहने का क्या बात है, मान लो कि ये नैप्थलीन है विच इज सॉलिड, नैप्थलीन बॉल है, और कुछ देर बाद गायब हो जाता है। गायब हो जाने का क्या मतलब है भाई साहब, कि ये क्या बन गया है, ये नैप्थलीन वेपर बन गया है, अब ये नैप्थलीन गैस बन गया है ना। अब ये क्या है, गैस है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सब्लिमेशन। आई होप आप लोग इसके बारे में पढ़े हों। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए बी देखते हैं, चलो बदल लेते हैं। लिखा हुआ है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो हम लोग दूर से भी परफ्यूम का स्मेल ले लेते हैं, ऐसा क्यों? जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और आपसे मान लीजिए ये 10 मीटर दूर आपका छोटा भाई है, शादी में जाने के लिए रेडी हो रहा है और अपने हाथ में रखा हुआ है परफ्यूम और छिड़क रहा है खुद पे। तो ये इतने दूरी का भी स्मेल हम लोग के कान नाकों तक पहुंच जाता है, हम लोग को महक जाता है, ऐसा क्यों है? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही वो परफ्यूम हमारे बॉडी पे पड़ता है, वो परफ्यूम वेपराइज हो जाता है ना। और वो जब वेपर बनता है प्यारे बच्चों, तो वेपर का मतलब होता है गैस, है ना। वो गैस, अब चूंकि गैसेस का डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, ठीक है, वो गैस, परफ्यूम वाली गैस जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, बड़े ही तेजी से वो डिफ्यूज होती है और हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो डिफ्यूज होती है ना। कहने का ये मतलब है कि यहां से अगर परफ्यूम लगाया है तो इसका स्मेल इधर भी जाएगा, 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 हर डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो अगर इसका अगर हमको एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, when perfume touches the skin, it starts to vaporize। ये परफ्यूम वेपराइज करना चालू करता है एंड द गैसेस या फिर वेपर ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इन द सराउंडिंग एयर। आसपास के हवाओं में उस परफ्यूम के वेपर्स या फिर गैस डिफ्यूज हो जाते हैं। और हम जानते हैं गैसेस में बड़ा तेज डिफ्यूजन होता है, वेरी फास्ट, है ना। इसी के वजह से ड्यू टू विच वी आर एबल टू स्मेल परफ्यूम इवन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। दूरी से भी हमें परफ्यूम इसीलिए महक जाता है क्योंकि परफ्यूम के वेपर्स गैसेस में डिफ्यूज हो जाते हैं। आई होप ये क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
4 में दिया है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। 3 चीज दिया है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर बताइए। तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जनरली पार्टिकल्स के बीच में लगती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में लगती है ना। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड के 2 पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के ये 2 एटम्स हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसका बात हो रहा है। अच्छा, ऐसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के भी पार्टिकल्स के बीच में लगता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होता है कि जो किसी भी चीज़ के एटम्स के बीच में जो एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है उसी को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मालूम होगा, है ना, किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में 3 चीज़ें दे रखी हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एक आई थिंक शुगर दिया है, एक वाटर दिया है और एक ऑक्सीजन दिया है शायद, लेट मी चेक, है ना, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, तो वाटर, शुगर और ऑक्सीजन दिया है। तो हमें दिख रहा है ऑक्सीजन एक गैस है, वाटर एक लिक्विड है और शुगर एक सॉलिड है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में यानी शुगर में, उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में और सबसे कम ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन है गैस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन की जगह ज़्यादा बेहतर रहेगा लिख देंगे कि गिवन था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कलर चेंज कर लें, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 देखते हैं जरा। अच्छा, थोड़ा जगह का कमी हो गया है। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बताइए 25 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 100 डिग्री पे। चलिए, तो इसमें सबसे पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कैसा होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है। 25 डिग्री कब होता है ना, नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री ही है। तो अभी आपके रूम में पानी कैसा है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? तो ऑब्वियसली लिक्विड है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, कितना डिग्री दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे सेल्सियस पे वाटर कैसा बन जाता है? तो ऑब्वियसली आइस बन जाता है। और तीसरा दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यही वाटर, अच्छा फिजिकल स्टेट पूछ रहा है, तो 0 डिग्री पे वाटर सॉलिड हो जाता है, नहीं, आइस क्या होता है, सॉलिड। और 100 डिग्री पे ये भाप बन जाता है, भाप का मतलब गैस। ठीक है, तो आई डोंट थिंक बच्चों कि ये बहुत मुश्किल था, ये बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। दिया है गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, 2 रीजन दीजिए अपने उत्तर के लिए कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है, इसके 2 रीजंस दीजिए। क्या हुआ? ठीक है, कोई नहीं। तो अरे बच्चों, हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हमारा क्वेश्चन चल रहा था कि 2 रीजन बताइए वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, ये प्रूफ करने के लिए कि लिक्विड होता है वाटर रूम टेम्परेचर पे। क्या प्रूफ करना है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। 2 रीजन दीजिए एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो इसमें सबसे पहली बात हम क्या कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर हम किसे कहते हैं? 25 डिग्री को कहते हैं। हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, या फिर चलो लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट
of water is lower than room temperature, is lower than room temperature. रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर, और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है ना। ड्यू टू विच वाटर एक्ट्स एज लिक्विड, वाटर लिक्विड की तरह एक्ट करता है। अब दूसरी बात है ना, दो बात कह रहा है बताने के लिए, तो दूसरी बात यह है कि एट रूम टेम्परेचर पे वाटर हैज फिक्स वॉल्यूम तो फिक्स होता है पानी का, 1 लीटर 2 लीटर, बट इट डज नॉट हैव, लेकिन इसके पास नहीं होता है क्या, फिक्स्ड शेप, डेफिनिट शेप। फिक्स वॉल्यूम तो है लेकिन फिक्स शेप नहीं है, इसी के वजह से ये लिक्विड होता है। ड्यू टू विच वाटर एक्ट्स एज लिक्विड, इसीलिए वाटर लिक्विड की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारे 2 हो गए भाई साहब। अब चलिए देखते हैं इसके बी में क्या दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में दे रहा है कि एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी प्रूफ करना है ना, कि चलिए चेंज कर लेते हैं कि आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, इसके बारे में आप जस्टिफिकेशन दीजिए। तो भाई साहब हम जानते हैं कि आयरन हैज मोर फ्रीजिंग, है ना, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, या फिर लिख दें आयरन हैज हायर फ्रीजिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट हैज। अब आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर से अगर कंपेयर करें तो आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी पिघलने का, जमने या फिर पिघलने का, आयरन पिघलता क्या कब है, जब उसको बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, है ना। तो रूम टेम्परेचर से तो बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद वो पिघलता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है। अब बॉइलिंग पॉइंट सोचो, आयरन को खौला देना, इतना गर्म करना है कि, तो ये भी बहुत ज़्यादा होगा रूम टेम्परेचर से, है ना। इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है ना। ड्यू टू विच, इसी के वजह से आयरन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसी के वजह से रूम तापमान पे आयरन सॉलिड हो गए। आयो बच्चे क्लियर है ना। चलिए अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट भी ऐड करना है। अब आप कह देंगे कि एट रूम टेम्परेचर पे आयरन हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनिट शेप या फिर फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम दोनों होता है, इसी के वजह से हम क्या कहते हैं कि आयरन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इज आइस एट 273 डिग्री मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, है ना, देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब दिया है 273 केल्विन, हमको ये समझ में नहीं आता है, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में बनाना है
तो हम टेम्परेचर को केल्विन में रखते हैं और उसको 273 से घटा देते हैं। तो 273 ही दिया है, अगर आप 273 से घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितने डिग्री का बात हो रहा है? तो 0 डिग्री सेल्सियस का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? बात ये हो रहा है कि अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो तुम बताओ, अरे बाबू बताओ ना, कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छे से ठंडा कौन करेगा? तो अगर आपको इसके बारे में अगर डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आप जाइए हमारे चैनल पे, एक वीडियो होगा जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ, है ना, ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है और इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाले लेक्चर में इसको डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसमें जाएं और इसको देखें अगर डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं तो, है ना। हम यहाँ पे इसको समराइज करके उत्तर दे दे रहे हैं। तो हम कहेंगे कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ टू टेक heat equal to has to take heat equal to latent heat of fusion to become water at 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर उसको वाटर बनना है 0 डिग्री सेल्सियस का, तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर हीट लेना पड़ेगा, है ना। ड्यू टू विच, इसी के वजह से आइस टेक्स अप मोर हीट एज कंपेयर्ड टू वाटर at 0 degree Celsius if both of them, है ना, come in contact with a substance contact with a substance। तो मान लीजिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि डब्बा है, इसमें आप आइस रखे हैं और ये डब्बा है जिसमें आपने पानी रखा है। तो ऑब्वियस है आइस ठंडा है, ये डब्बा उतना ठंडा नहीं है। डब्बा का मान लीजिए टेम्परेचर 25 है, इस डब्बा का भी 25 है। अच्छा, यहाँ आइस का 0 डिग्री है, यहाँ पानी का 0 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है, इसको अंदर लिखते हैं 0 डिग्री को, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो इस कंटेनर से हीट ये आइस लेगा, इस कंटेनर से हीट ये पानी लेगा, क्योंकि हीट कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक है, तो हीट ये पानी भी लेगा और हीट ये बर्फ भी लेगा, लेकिन वही बर्फ 0 डिग्री का जो है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, इतना लेगा और ये भी लेगा, लेकिन पानी केवल यही लेगा। ये क्यों लेगा? क्योंकि इस बर्फ को क्या बनना है? पानी। ठीक है, वही 0 डिग्री का पानी बनने के लिए इसको और हीट चाहिए, और इसका वैल्यू आई होप आप लोग रटे हों, 10⁵ जूल पर केजी समथिंग आता है ना। यानी 1 केजी का आइस 1 लाख जूल तक की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए ये बहुत जल्दी आइस ठंडा करने में ज़्यादा कारीगर होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको और अच्छे से समझना है तो आप जाके YouTube वीडियो देख सकते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? ठीक, ये भी हमारे वीडियो का ही है क्वेश्चन, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
तो दो चीज़ है, एक तो कह रहा है बॉइलिंग वाटर। भाई साहब बॉइलिंग वाटर का मतलब होता है वाटर जिसका तापमान हो 100 डिग्री सेल्सियस, और एक कह रहा है स्टीम। स्टीम मतलब भाप, इसका भी तापमान मान लो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कंपैरिजन तो सेम पे ही किया जा सकता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है। बताना है कौन ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा। ठीक है, तो अगर आप हमसे पढ़े हैं तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर बॉइलिंग वाटर है ना, 0 से 100 का पानी बना है, बस इतनी काम हुआ है यहाँ पे, इसमें कुछ हीट लगा है। लेकिन स्टीम के साथ क्या है सर कहानी, स्टीम के साथ क्या है कहानी कि सर ये तो सबसे पहले 0 से 100 का बना है, इसमें हीट लगा है, और ये 100 का जब वाटर बना है उसके बाद ये 100 का स्टीम भी बना है, इसमें इसका लगा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर 100 डिग्री पे जो स्टीम होता है उसके पास कहीं ज़्यादा हीट होता है एज कंपेयर टू 100 डिग्री का बॉइलिंग वाटर। ठीक है, और वो हीट कौन होता है, तो प्यारे बच्चों वो जो एक्स्ट्रा हीट होता है वो हीट होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम वो लिखेंगे वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस and steam has 100 degree Celsius, both will have different amount of energy। दोनों में एनर्जी का जो एनर्जी का जो अमाउंट है वो अलग अलग होगा। स्टीम at 100 degree Celsius will have comparatively more energy as compared to that of water at 100 degree Celsius। तो 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से ज़्यादा एनर्जी होता है। ये ज़्यादा एनर्जी कौन है, द इंक्रीज्ड एनर्जी या फिर हीट इन स्टीम इज ड्यू टू, ये क्यों होता है, इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो जाइए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए अब लग रहा है कि हमारा ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो गया हमारा एक्सरसाइज लग रहा है। चलिए 9 में एक चार्ट बना है, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, और बड़ा कर लें, ठीक है काफ़ी है। आई होप इट्स विजिबल बच्चों। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कलर्स का, चलो ये रेड ले लेते हैं। यहाँ दिख रहा है सॉलिड, सॉलिड बन रहा है लिक्विड। जैसे आइस जब वाटर बनता है तो उसको हम लोग पिघलना कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये पिघलने वाले प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग। अब लिक्विड जो सॉलिड बनता है ना, पानी को जब हम लोग बनाते हैं, ओहो, पानी को जब हम लोग बर्फ बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। अब आ जाओ, लिक्विड को जब हम लोग गैस बनाते हैं, पानी को जब हम लोग भाप बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, और जब गैस को हम लोग लिक्विड बना देते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और एफ देखिए, एफ क्या है, गैस को सॉलिड बनाना, तो एफ भी है सब्लिमेशन। और ये जो ऊपर ई है जिसमें हम लोग सॉलिड को गैस बना रहे हैं, ये भी है सब्लिमेशन। आई होप मेरे चुन्नू मुन्नू आपका ये
जो इसमें कोई भी अगर डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।